कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को जो चोट पहुंची उससे उभरने में 12 से 13 साल का समय लग सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की करेंसी और फाइनेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना से हुए नुकसान की भरपाई 2034-35 तक हो पाएगी, और वो भी कब हो पाएगी जब 2020-21 में आर्थिक विकास दर नेगेटिव 6.6%, इसके बाद 21-22 के दौरान 8.9%, 22-23 में 7.2% और उसके बाद हर साल 7.5% की दर से अगर हम ग्रोथ करेंगे तब कोरोना से हुए नुकसान की भरपाई 2034-35 तक हो पाएगी। औसत 7.5% अगर आप ग्रोथ नहीं ले पाते हैं 23-24 के बाद, तो हो सकता है इसमें और लंबा समय लगे। इस रिपोर्ट में दो बातें और इंपॉर्टेंट कही गई हैं, वो ये कि जीडीपी ग्रोथ संतुलित रखने के लिए 5 साल के भीतर सरकारी कर्ज जीडीपी के 66% के बराबर लाना होगा, अभी 85% से ज़्यादा है, और साथ ही बैंकों में पड़ी भारी लिक्विडिटी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा। सर, क्या मतलब है इसका? 10 साल उभरने में लगेंगे, क्या इसका मतलब है? क्योंकि जीडीपी तो लॉकडाउन खुला तो हम तो ये मान के चल रहे थे कि सारी चीज़ें फिर से लौट आएंगी और जीडीपी बढ़ जाएगा, बट ये 10 साल किस चीज़ में लगेंगे? शुभम, जिसका डर था और लगातार हम पिछले दिनों में कोविड के दौरान, कोरोना के दौरान इस चर्चा में को आगे लाते रहे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड से जो मिला घाव है वो बहुत गहरा है। सरकार उसे आकलन नहीं कर पाई या सरकारों ने उसे सुर्खियों में नहीं आने दिया, लेकिन केंद्रीय बैंकर जब अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के साथ आज हमारे सामने आया है तो वो चौंकाने वाला, और वो हमें देखना और हमारे लिए ज़रूरी है, और उसका असर हमें आज रोजगारों और बाकी जगह क्यों दिखाई दे रहा है। रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2020-21, 21-22 और 22-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड से 19 लाख करोड़ रुपए, 17 लाख करोड़ रुपए और 16.4 लाख करोड़ रुपए का परमानेंट लॉस हुआ। ये उस स्थायी रूप से इतना जीडीपी खत्म हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था का। जब जीडीपी खत्म होने का मतलब उन कारोबारों की बात है शुभम जो कभी दोबारा वापस नहीं लौटेंगे, जिनका काम बंद हो गया, और वो दोबारा कौन सा नया काम शुरू करेंगे? आपके बगल की अगर कोई शॉप बंद हो गई, आपके बगल की कोई शॉपिंग मॉल बंद हो गई या कोई फैक्ट्री बंद हो गई, वो दोबारा अर्थव्यवस्था की उत्पादन की मुख्य धारा में कब और कैसे लौटेगी इसके बारे में जानकारी नहीं है, और ये बहुत गहरा लॉस है, और दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था को ये नुकसान शायद सबसे ज्यादा गहरा है। यानी अगर से आप गौर से देखें तो शुरुआत में जब 2020 में भारत में कोरोना से के असर के आकलन किए जा रहे थे, तब ये माना जा रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी का परमानेंट या स्थायी नुकसान है वो करीब 4% होगा, लेकिन अब ये आंकड़ा बता रहा है कि नुकसान सालाना जीडीपी के आधार पर अगर आप देखें 200 लाख करोड़ का जीडीपी है तो 10% के आसपास, 8 से 10% के आसपास का है। यानी करीब 50 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी भारत का कुल उत्पादन कोविड के कारण या कोविड के कारण जो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा उसमें खत्म हो गया, उसमें समाप्त हो गया। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि इसमें कोविड के अर्थव्यवस्था पर असर को केवल रिजर्व बैंक ने पहले साल तक सीमित नहीं रखा जब भारत में बड़ा लॉकडाउन लगा था। रिजर्व बैंक ये मान रहा है कि लगातार अगले 3 सालों तक, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर तक, उसका असर लगातार बना रहेगा। यानी अर्थव्यवस्था को जो चोट लगी है, जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, वो केवल 1 साल लॉकडाउन के कारण नहीं हुआ। हमें यह बताया गया बार बार कि नहीं, लॉकडाउन खत्म होते ही चीजें बेहतर हो जाएंगी, पर रिजर्व बैंक ऐसा बिल्कुल नहीं मान रहा है। रिजर्व बैंक मान रहा है कि 1 साल 19 लाख करोड़ रुपए, अगले साल 17 लाख करोड़ रुपए, और उसके बाद अगले साल यानी 2022-23 में 16 लाख करोड़ रुपए का अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। अब जो दूसरी बात आपने कहा कि 2035 तक इसकी भरपाई हो पाएगी, इसमें इतनी शर्तें और इतने इफ्स एंड बट्स हैं। 7.5% की आर्थिक विकास दर, औसत आर्थिक विकास दर के लिए कितने निवेश, कितने संसाधनों की जरूरत होगी? उसमें महंगाई सामने खड़ी है, उसमें कच्चे तेल की कीमतें $100 पर बैरल के आसपास हैं, उसमें बिजली का संकट हमारे सामने खड़ा है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था को 7-7.5% की आर्थिक विकास दर हासिल करने के लिए सर के बल खड़ा होना पड़ेगा। सरकारों को, जबकि हमें दिख रहा है शुभम, अभी की परिस्थिति में समय इस बात को बताएगा, लेकिन मनी सेंट्रल की इस चर्चा में जो आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अगले 3 सालों में 6-6.5% की औसत विकास दर हासिल करना भी मुश्किल हो सकता है अभी की मौजूदा परिस्थितियों में, जब हमको कच्चे तेल की और ऊर्जा की महंगाई दिख रही। और इसलिए आज जब आप अर्थव्यवस्था खुलने के बाद, जीएसटी के आंकड़ों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद भी अर्बन एरिया में बेकारी की दर दहाई के अंकों के करीब पहुंचती देखते हैं, 9.22% के अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, भारत में डिमांड में कमी देखते हैं, कंपनियों के सेल्स वॉल्यूम में ग्रोथ देखते हैं, तो आपको पलटकर रिजर्व बैंक के इन आंकड़ों को समझना चाहिए कि कोविड के लॉकडाउन का और कोविड का घाव कितना गहरा है और उसका असर हमें कितने समय तक लंगड़ाने को मजबूर करेगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था 2035 तक लंगड़ाकर चलेगी, ये बात दौड़ेगी नहीं, ये बात रिजर्व बैंक ने खुद अपनी रिपोर्ट में कही है। सर, जो दूसरी बात
कही है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी बड़ी चुनौती है कि सरकार का जो कर्ज है वो 66% पर लाना होगा जीडीपी के? ये और बड़ा कठिन लक्ष्य है और रिजर्व बैंक यहाँ पर कुछ चीजों के संकेत दे रहा है। रिजर्व बैंक यहाँ ये संकेत दे रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कर्ज से, सरकारों के कर्ज से एक सीमा से अधिक नहीं चलाया जा सकता। कर्ज पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं अपने इकोनॉमिक के कार्यक्रम में कि भारत में सरकारों का कर्ज अब 90-100% के आसपास पहुंच रहा है तात्कालिक तौर पर। यानी सरकारों को अपने राजस्व बढ़ाने होंगे या अपने खर्च में कमी करनी होगी, क्योंकि कर्ज पर निर्भरता, एक सीमा से अधिक निर्भरता बैंकिंग सिस्टम के लिए नुकसानदेह और महंगाई की वजह बनेगी। और अब इस समय जबकि ब्याज दरें 7% से ऊपर निकल रही हैं सरकार के 10 साल के बॉन्ड यील्ड पर, तो कर्ज में फंसना और कर्ज की चुनौती, सरकारी कर्ज की चुनौती बहुत बड़ी और विकराल होने वाली है और इसका असर हमें भारत की साख पर, सॉवरेन रेटिंग और साख पर दिखाई देगा। एक और महत्वपूर्ण चीज यहां समझना जरूरी है कि पिछले 3 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था को कर्ज से ही फाइनेंस किया गया है। सरकारों ने कर्ज लिया और उसको बाजार और उसे इकोनॉमी में लगाने की कोशिश की। हालांकि सरकारों का कर्ज या सरकारों का खर्च भारतीय अर्थव्यवस्था के इंजन में, टरबाइन में छोटा सा हिस्सा रखता है, छोटा सा पहिया रखता है, लेकिन अब वो भी थक रही हैं और वो भी चुक रही हैं। तो रिजर्व बैंक ने दूसरी बात कही है कि सरकार अपना कर्ज कैसे घटा सकती है। एक ही तरीका है, या तो सरकारें अथाह टैक्स लगा दे, तो टैक्स तो भारत में बहुत सारे लगे हुए हैं। टैक्सों के मामले में तो हम दुनिया में किसी से पिछड़े देश नहीं है, इतना टैक्स भारत में लगा हुआ हर चीज़ के ऊपर, खपत के ऊपर। दूसरा तरीका है कि सरकारें अपने खर्च कम करें या अपनी संपत्तियों की बिक्री करें, अपने आप डिसइन्वेस्टमेंट करें, जो प्रक्रिया हमें सामने आती दिखाई दे रही है। और ये दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा परिस्थिति के बारे में हमारे सामने आते हैं।